हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने कुछ ट्यूटोरियल्स, जिसमें कि हम आज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में सबसे पहले आर्टिकल पढ़ेंगे। तो इंडिया का जो इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क है, अब ये यहाँ पर क्यों हम ये पूछ रहे हैं कि भाई आईबीसी सिस्टम में स्पीड मैटर कर रही है, ठीक है। तो स्पीड जो मैटर कर रही है वो क्यों कर रही है? तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है वो आया था 2016 में, ताकि यहाँ पर जो कंट्री का क्रेडिट फ्यूचर है उसको हम थोड़ा चेंज कर पाए। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी? प्रॉब्लम ये हो रही थी कि हमारे पास में जो आईबीसी स्ट्रक्चर है, इसके पहले कहीं ना कहीं बार बार जो एनपीएस थे, एनपीएस को हम यहाँ पर ठीक से रिजोल्व नहीं कर पा रहे थे, और क्योंकि इनका रेजोल्यूशन प्रॉपरली एक तरीके से नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से ये देखने के लिए मिला कि हमारे पास में जो बैंक्स थे उनकी बैलेंस शीट हर दिन खराब होती जा रही थी। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या करता है? ये यहाँ पर हमारे लिए एक क्रेडिट डिसिप्लिन लेकर आता है। जो बैंक्स ह्यूज एनपीएस यहाँ पर फेस कर रहे थे और कंपनीज डिले कर रही थी रीपेमेंट में ईयर्स के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग यहाँ पर लोन्स की रिपीटेडली की जा रही थी और बैंक के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा था, वो सभी की वजह से एक टर्म तब उभर कर आई जिसको कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स की आज लोन ले लिया, उसके बाद में वो कभी रिजॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, और क्योंकि वो रिजॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, देखो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो एक कंपनी है, ठीक है। अब वो यहाँ पर आपको 100 करोड़ रुपीस का लोन उसने लिया था और वो रीपे नहीं कर पा रही। अब कंपनी अगर रीपे नहीं कर पा रही है तो बैंक यहाँ पर आपको 20 करोड़ का और लोन दे रही है कि आप कम से कम इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो पे करते रहो। अब क्या होगा इससे? यहाँ पर हमारे पास में जो लोन है वो स्टैंडर्ड दिखा, बोरोवर लेकिन एक्चुअल में बैंकक्रप्ट है, और मैसिव एनपीएस हमारे बैंकिंग सिस्टम में आ गए। और 2017 आते आते तो हमारा जो जीएनपीए था वो 11% ऑफ टोटल एनपीएस बन गया। कितना बन गया? 11% ऑफ टोटल एनपीएस हमारे पास ग्रॉस एनपीएस में यहाँ पर रेशियो देखने के लिए मिला, टोटल लोन्स का, सॉरी। और बैंक्स फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हो गए। तो हमारे पास में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इंट्रोड्यूस किया गया, एक टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी सिस्टम। एक टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी सिस्टम यहाँ पर लेकर आए। इसमें यहाँ पर हमारी कोशिश क्या थी? हमारी कोशिश थी कि अगर एक कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी तो जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब जो लोन दे रहा है बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो कंट्रोल ले लेगा और रेजोल्यूशन या लिक्विडेशन यहाँ पर कर देगा, ठीक है। तो आप देखते हैं कि भाई बैंक्स जो है वहां पर एवरग्रीनिंग स्ट्रेस लोन्स की हो रही थी, जिसकी वजह से नए लोन्स जो है वो दिए जा रहे थे ताकि आप ओल्ड लोन्स को रीपे करो। प्रमोटर्स कंट्रोल लेकर चल रहे थे कंपनीज का अभी भी, जबकि वो डिफॉल्ट कर चुके हैं। और जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो ईयर्स तक यहाँ पर ड्रैग होता गया थ्रू कोर्ट्स। तो आईबीसी ने एक टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यहाँ पर निकाला, जिसमें कि जो बैंक्स हैं वो कंट्रोल लेते हैं कंपनी का। प्रमोटर्स का जो रिस्क है कि भाई वो यहाँ पर अपनी ओनरशिप खो देंगे, वो बढ़ा। और इंसॉल्वेंसी केसेस ऑफ एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, हैंडल करने लग गई। तो यहाँ पर जो डेटरेंस क्रिएट किया गया अमंग द बैंक, उसका एक इम्पैक्ट देखा गया। और जो प्रमोटर्स थे, अगर वो अब यहाँ पर डिफॉल्ट करते तो उनकी कंपनी से, उनके बिजनेस से उनका कंट्रोल चला जाता। तो आप देखते हैं कि अगर डिफॉल्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 CR प्लस का आपका डिफॉल्ट होता है, तो क्रेडिटर्स केस फाइल करेंगे एनसीएलटी में। एनसीएलटी एडमिट करेगी केस को और जो मैनेजमेंट है उसके हाथ से कंट्रोल चला जाएगा। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स जो होते हैं, आरपीस बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? ये एक प्रॉपर यहाँ पर टर्म है, आरपी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, ठीक है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? अब वो यहाँ पर कंपनी को रन करते हैं। इनको भी टाइमलाइन दी जाती है कि 180 डेज दिया जाता है, मैक्सिमम 360 डेज के साथ में, ठीक है। पहले 180 डेज का ही रहता है, रिपोर्ट्स देनी होती हैं, सारी चीजें करनी होती हैं। और फिर एक कमिटी होती है क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स मतलब जो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने लोन दिए हैं, और वो इस कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, जिससे कि रीस्ट्रक्चरिंग, कंपनी की सेल और लिक्विडेशन, ये सारी चीजें हम आसानी से होते हुए देख पाते हैं। अब एविडेंस की बात करते हैं सक्सेस की, कि क्या बैंक की स्टेबिलिटी एक्चुअल में इंप्रूव हुई? तो हाँ, यहाँ पर
क्योंकि एक डेटरेंस इफेक्ट आया जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट था देन द केस इज रिजॉल्व्ड। डेटरेंस इफेक्ट क्या है? अब बोरोवर को ये पता चल गया कि भाई अगर केस आईबीसी के हाथ में चला गया तो कंपनी उनके हाथ से चली जाएगी, और अगर यहाँ पर प्रमोटर्स जो हैं, ठीक है, वो केसेस को सेटल नहीं करेंगे, अपने लोन्स को सेटल नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पर कंपनी से कंट्रोल पूरी तरह चला जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब यहाँ पर केस एडमिट होने से पहले पहले ही लोन जिस पर वो डिफॉल्ट कर रहे थे उसको रिजॉल्व कर लिया। तो आपके पास में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड के अंडर ऐसा बोला गया कि 30,000 प्लस केसेस जो है वो एडमिशन से पहले पहले ही सेटल कर लिए गए, और जो डिफॉल्ट हो जाते 13.8 ट्रिलियन डॉलर का, ठीक है, वो अमाउंट यहाँ पर बिफोर हैंड हमने क्या की, रिजॉल्व कर ली इनफॉर्मली। सो आईबीसी एक डिसिप्लिन मैकेनिज्म की तरफ काम करने लगा। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिसंबर 2025 की कहती है कि जो जीएनपी रेशियो है वो 2.1% था आपका सितंबर 2025 तक। एक ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हुआ कंपेयर टू जो डबल डिजिट एनपीएस हमने देखे थे ड्यूरिंग द बैंकिंग क्राइसिस ऑफ 2010। नाउ अनदर इंडिकेटर क्या था कि 30,000 से ज्यादा केसेस सेटल हो गए एडमिशन से पहले केस के इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर 13.8 ट्रिलियन डॉलर का जो डिफॉल्ट वैल्यू था वो होने से बच गया। सो प्रमोटर्स सेटल करना चाहते हैं ट्रिब्यूनल्स से के पहले, ट्रिब्यूनल्स केस एडमिट करें उससे पहले पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं, ताकि जो आईबीसी है वो यहाँ पर इनकी ओनरशिप कंट्रोल को थ्रेटन ना करे। और जो कोर्ट की पावर है वो इस बात में लाई करती है कि प्री एडमिशन डिसिप्लिन हमारे ट्रिब्यूनल के आउटकम से पहले आते हैं, राइट। सो प्री एडमिशन ट्रिब्यूनल्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। अब हमारे बैंकिंग सिस्टम पर भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा। अब बैंक्स क्या हुआ, अब यहाँ पर बैंक्स जो थे वो भी थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए, राइट। अब यहाँ पर जो बैड बोरोवर्स थे उनकी जो बार्गेनिंग पावर थी वो कम होने लग गई, और एनपीए जो 11% थे वो 2.1% हो गए। तो एक मेजर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीवमेंट हमें देखने के लिए मिली। नाउ व्हाट इज द करेंट प्रॉब्लम? जो कोर प्रॉब्लम अभी बात हो रही है वो क्या है? इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। सक्सेस हुई आईबीसी सिस्टम यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक ऑपरेशनल चैलेंज फेस कर रहा है। केस क्या है? बैकलॉग केसेस का। क्या है यहाँ पर? 30,600 केसेस, 30,600 केसेस आर स्टिल पेंडिंग। सो जो ट्रिब्यूनल है वो हैंडल कर रही है इंसॉल्वेंसी केसेस को, कौन सी है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास में जो एनसीएलटी है वो ओवरलोडेड हो चुकी है। ओरिजिनली जो आईबीसी था वो प्रॉमिस ये कर रहा था कि 180 डेज के अंदर रेजोल्यूशन होगा और 90 दिन का एक्सटेंशन दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि 180 डेज तक आपको यहाँ पर टाइम दिया जाता है, जिसमें 90 डेज का एक्सटेंशन होता है। तो प्रोलॉन्ग रेजोल्यूशन टाइमलाइंस यहाँ पर जाने लग गई, उससे भी ज्यादा। ओवरऑल एवरेज यहाँ पर 713 दिन का जा रहा है, जबकि हमने यहाँ पर देखा कि फाइनेंशियल ईयर 25 जो था उसमें 853 डेज के अंदर केसेस क्लोज हुए हैं, फार लॉन्गर देन जो ओरिजिनल आईबीसी का टारगेट था 330 डेज का। सो बेसिकली आप देखते हैं कि यहाँ पर टोटल 270 डेज के अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। अप्रोक्सीमेटली 3 साल यहाँ पर हमें लग जा रहे हैं केसेस को रिजॉल्व करने में। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो डिलेज आ रहे हैं ना, दीज आर वेरी डेंजरस। So why these delays are so dangerous in insolvency? So see, when insolvency takes long time, the company's value collapses. How? So during delays, what happens? The cash flow stops, right? Now you are not getting any kind of cash flows or interest or principal payments from these particular loans. So what is happening at the end of the day? Employees are leaving the organizations, suppliers are taking an exit, machinery is getting deteriorated, एंड लिटिगेशन वर्क जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। तो एट द एंड जो क्रेडिटर्स हैं वो अपना अमाउंट कम रिसीव कर पा रहे हैं, रिकवर कर पा रहे हैं। फर्म्स के कस्टमर्स चाह रहे हैं, एम्प्लॉय छोड़कर जा रहे हैं, एसेट्स डिटोरिएट हो रहे हैं, और लिटिगेशन इंक्रीज हो रहा है। तो कैश फ्लो कोलैप्स हमें देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से वैल्यू इरोजन होता है, और जो क्रेडिटर्स हैं वो कम अमाउंट रिकवर करेंगे, और जितना ज्यादा कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में फंसी रहेगी उतनी ही कम उसकी रिकवरी वैल्यू होती चली जाएगी। अब ये बोलते हैं
एक सेक्टोरल डिफरेंस देखने के लिए मिला कि एक यहाँ पर की इकोनॉमिक डिफरेंस देखा गया कि कुछ हमारे पास एसेट हैवी इंडस्ट्रीज हैं और कुछ बिजी टेक इंडस्ट्रीज हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ट्रेडिशनल सेक्टर्स जैसे स्टील, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर फिजिकल एसेट्स हैं, ठीक है, ये तो इवन आफ्टर डिले एग्जिस्ट करेंगे। तो प्लांट्स भी यहाँ पर हम बेच सकते हैं, मशीनरीज बेच सकते हैं, तो जो वैल्यू इरोजन है वो कम है। लेकिन जैसे डिजिटल और टेक कंपनीज है, फिनटेक, क्रिप्टो एक्सचेंज, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये अभी भी यूजर नेटवर्क्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और यहाँ पर हमारे पास में देखा गया कि टेक्नोलॉजी, ब्रांड ट्रस्ट, डेटा, ये सब चीजें यहाँ पर जितना ज्यादा टाइम आपका जाता जाएगा उतनी ही खराब होती जाएंगी। जैसे टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो गई, ब्रांड ट्रस्ट तो यहाँ पर लोग फटाफट दूसरी कंपनी पर स्विच कर लेते हैं विद इन टाइम। डेटा हमारे पास में जो है वो पुराना हो गया, तो अगर ऑपरेशन कुछ मंथ्स के लिए भी स्टॉप कर दिया जाएगा, वैल्यू डिसअपियर हो जाएगी कंप्लीटली, ठीक है। तो मॉडर्न सेक्टर्स इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म, डेटा, नेटवर्क इफेक्ट्स, ये सब लूज हो जाएंगे। बिजनेसेस अपनी वैल्यू लूज कर लेती हैं मच फास्टर ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी डिलीज। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कोलैप्स कर सकता है क्विकली अगर यूजर्स माइग्रेट करते हैं टू कॉम्पिटिटर्स, और स्पीड ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो क्रिटिकल हो जाती है डिजिटल इकोनॉमी में। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट केस स्टडी वजीरेक्स रीस्ट्रक्चरिंग इन सिंगापुर। तो हमारे पास में वजीरेक्स केस आया था जिसमें कि क्रिप्टो एक्सचेंज क्राइसिस देखा गया 2025 में। नॉर्थ कोरियन हैकर्स थे, उन्होंने $235 मिलियन हैक कर चुरा लिए, और लॉन्ग कोड लिटिगेशन की जगह जो रिस्ट्रक्चरिंग थी वो हुई सिंगापुर लॉ के अंडर। अब सिंगापुर में स्पीड, प्लेटफॉर्म सर्वाइवल, अर्ली रिपेमेंट, इस पर ध्यान दिया गया, और कोर्ट में जो रिस्ट्रक्चरिंग थी वो कोर्ट ने बोला कि 15 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर लो। अब इससे हुआ क्या था, उस टाइम पर हमारे जो यूजर्स थे वो 85% अमाउंट इमीडिएटली रिकवर कर जाते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट था, ठीक है, वो इनको यहाँ पर रिकवरी टोकन्स के थ्रू मिल जाती है। सो प्लेटफॉर्म अपने ऑपरेशंस रिज्यूम कर पाता है। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर एनसीएलटी प्रोसेस लगता है इंडिया वाला, तो क्या होता, 3 से 4 साल लग जाते, प्लेटफॉर्म तब तक कोलैप्स कर जाता, और रिकवरी वैल्यू कितनी मिलती हमें, बड़ा अंडा 0, ठीक है। सो ये एडिटोरियल बोलते हैं कि एक इशू आया वजीरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज रिस्ट्रक्चरिंग का, प्लेटफॉर्म में साइबर अटैक हुआ नॉर्थ कोरियन हैकर्स के थ्रू, $235 मिलियन वर स्टोलन, and instead of a long court battle, WazirX adopted a Singapore court supervised restructuring scheme under which 15-month resolution period was given, and then 85% immediate distribution of available assets was done, and the remaining value was distributed through recovery tokens linked to future platform performance. So restructuring was approved by Singapore High Court in October 2025. Operations were resumed shortly afterward. So the approach focused on speed, business continuity, and जो प्लेटफॉर्म वैल्यू था वो भी हमने यहाँ पर प्रिजर्व कर लिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इंडिया के इंसॉल्वेंसी आउटकम से देखें तो इंडिया के इंसॉल्वेंसी आउटकम में रेजोल्यूशन पीरियड 2 साल से ज्यादा हो जाता, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर यहाँ पर रिकवरीज जो थी वो बिलो 30% होती है। अनसिक्योर्ड मतलब कोई कोलैटरल अटैच नहीं था जिन लोगों ने लोन दिया, तो वहां पर तो रिकवरीज और भी 30% से कम अमाउंट की हो पाती हैं। और बहुत सारे केसेस यहाँ पर लिक्विडेशन में एंड होते हैं रेदर देन कि हम कंपनीज का रिवाइवल करें, जबकि रेजोल्यूशन प्रोसेस में रिवाइवल की बात की गई थी ताकि यहाँ पर मर्जर्स, अमालगमेशन, इस तरह के प्रोसेसेस यूज कर जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो एटलीस्ट यहाँ पर अपनी जॉब रिटेन कर पाए। और इससे क्या हो रहा है, वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गई जो कि अदरवाइज प्रिजर्व की जा सकती थी फास्टर रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू। तो आईबीसी अमेंडमेंट बिल आता है 2025 में, जिसमें कि इन सभी चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और गवर्नमेंट यहाँ पर कहती है कि ये जो डिलेज हैं इनको रिड्यूस करेंगे 2 पार्ट्स में। अब इसको थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से समझाती हूँ फिर हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर 2 रिफॉर्म्स लाने की बात की गई, रिफॉर्म 1 एंड 2। रिफॉर्म 1 टॉक्स अबाउट फास्टर एडमिशन। इसमें ये बोलते हैं कि पहले क्या हो रहा था, जो एनसीएलटी था वो केस को एडमिट कर रहा था 14 डेज में, ठीक है, और यहाँ पर मिनी ट्रायल्स हो रहे थे, बहुत सारी चीजें थी जिसमें कि केसेस जो थे वो अर्ली स्टेज पर ही स्टक हो जाते थे।
अब यहाँ पर 14 डेज में मे एडमिट वाला जो प्रोविजन था उसको शैल एडमिट कर लिया गया, मीनिंग अर्लियर द लॉ सेड NCLT may admit case within 14 days, may admit। अब ये कहते हैं NCLT shall admit case within 14 days। फाइन। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में जो सेकंड पार्ट था वो क्या था, CIIRP, क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी। क्रेडिटर्स अब यहाँ पर रेजोल्यूशन आउटसाइड कोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं, तो फास्टर रिस्ट्रक्चरिंग, लेस लिटिगेशन वर्क, एनसीएलटी बैकलॉग को हम कम कर देंगे और प्री पैक इंसॉल्वेंसी सिस्टम को यूज किया जाएगा। So now we are not going with CIRP, rather we are going with CIIRP. So tribunals may admit case से shall admit case within 14 days अगर डिफॉल्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो डिस्क्रिशनरी डिलेस को रिड्यूस कर दो, प्रिवेंट करो एडमिशन हियरिंग टर्निंग से लेकर आपकी जो पहले मिनी ट्रायल्स में कन्वर्टेड थी। क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस लेकर आओ, यहाँ पर आउट ऑफ कोर्ट इंसॉल्वेंसी मैकेनिज्म यूज करो जिसमें कि क्रेडिटर्स रिस्ट्रक्चरिंग आउटसाइड फॉर्मल ट्रिब्यूनल को कर सकते हैं, फास्टर रेजोल्यूशन, लिटिगेशन वर्क कम होगा और केस बैकलॉग कम कर दिया जाएगा। तो प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी सिस्टम यूज किया जाता है डेवलप्ड इकोनॉमीज में, वैसा ही हमें भी यूज करना है। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या इकोनॉमिक प्रिंसिपल है यहाँ पर। सो यहाँ पर एक पावरफुल कंक्लूजन दिया गया कि जो इंसॉल्वेंसी सिस्टम है वो प्रोसीजरल परफेक्शन से मत लेकर जाओ, इकोनॉमिक आउटकम्स अच्छे आने चाहिए। ये पूछो क्वेश्चन कि डू वायबल बिजनेसेस एग्जिट distress quickly and preserve their value. So speed is the most important factor according to them and bigger economic importance of IBC देखी गई कि बैंकिंग की स्टेबिलिटी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पर ये कहते हैं कि इंसॉल्वेंसी लॉ को आपको इकोनॉमिक आउटकम से देखना है, ना कि प्रोसीजरल परफेक्शन से। So does the system allow viable businesses to exit distress quickly while preserving their value? तो इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी सिस्टम में क्या होगा, रेस्क्यू करो वायबल फर्म्स को, लिक्विडेट करो अनवायबल वंस को और क्रेडिटर रिकवरी मैक्सिमाइज करो जिसमें कि इकोनॉमिक डिसरप्शन आपको मिनिमाइज करना होगा। तो यहाँ पर बैंकिंग स्टेबिलिटी, क्रेडिट डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, कैपिटल एलोकेशन, कुछ इन सब चीजों की बात होती है, इसको अभी हम देखेंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है ये समझ लेते हैं पहले की कॉन्सेप्ट। इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क जो कि टाइम बाउंड रेजोल्यूशन कराता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसीज का। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रिस्पॉन्सिबल होती है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए। एवरग्रीनिंग में हम नए लोन्स दे रहे हैं ताकि रीपे करें एग्जिस्टिंग बैड लोन्स को और अवॉइड करें रिकॉग्नाइजिंग डिफॉल्ट्स। ग्रोइंग कंसर्न क्या होता है, एक यहाँ पर बिजनेस जो है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चले रेदर देन कि वो बंद हो जाए। इसका मतलब होता है ओनर्स तो आते जाते रहेंगे, ठीक है। हम लोग ऐसा है ना, अगर मॉर्टल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स, इवन इफ यहाँ पर किसी की डेथ हो जाएगी उसके बाद में भी बिजनेस तो कंटिन्यू रन रहेगा। सो एक प्रिंसिपल कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए ऑपरेशन ड्यूरिंग रिस्ट्रक्चरिंग ऑल्सो। ये हम गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के साथ में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जाते हैं। प्री पैक इंसॉल्वेंसी में प्री नेगोशिएटेड रिस्ट्रक्चरिंग प्लान होता है, क्विकली इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं लीगल अप्रूवल से। CIIRP में क्रेडिटर इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस रहेगा जो कि 2025 अमेंडमेंट में दिया गया है। तो अभी तक हमें ये समझ में आता है कि भाई देखो हमारे पास में जो अगर हम ग्लोबल कंटेक्स्ट लेकर चलें तो एफिशिएंट इंसॉल्वेंसी सिस्टम एग्जिस्ट करता है USA, UK, सिंगापुर में, और ये सेव करते हैं वायबल बिजनेसेस को और इनका स्पीडी रेजोल्यूशन करा देते हैं। इंडिया अभी यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, तो जो बिगेस्ट अचीवमेंट है आईबीसी की वो बिहेवियरल चेंज है कि यहाँ पर जो बोरोवर्स हैं अब उनको ये पता है कि डिफॉल्ट का मतलब, जिसने भी यहाँ पर कंपनी ने बोरो करा है उसको ये पता है कि डिफॉल्ट का मतलब कंपनी से ही यहाँ पर कंट्रोल से ही हाथ धुलाना है। सो अनलेस यहाँ पर एनसीएलटी डिलेज हमने फिक्स नहीं किए, सिस्टम अभी भी अपनी इफेक्टिवनेस लूज करता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली बोरोवर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बैंक्रप्सी लॉस को प्रीफर करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंप्रूव होगा और वीक फर्म्स एग्जिट कर जाती हैं
प्रोडक्टिव फर्म्स यहाँ पर सर्वाइव करेंगी। इस तरह की इकोनॉमिक एफिशिएंसी हमें लेकर आनी है। सो आईबीसी ने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म करा है इंडिया के क्रेडिट कल्चर को। स्ट्रेटेजिक डिफॉल्ट जो किए जा रहे थे उनको डिस्करेज करा, बैंकिंग सेक्टर स्टेबिलिटी इंप्रूव की। अब यहाँ पर स्पीड और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की बात करते हैं। अब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस की तरफ जा रहे हैं। तो प्रोलॉन्ग्ड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस रिस्क जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है एंटरप्राइज वैल्यू को बिफोर रीस्ट्रक्चरिंग। इसीलिए यहाँ पर जो आईबीसी अमेंडमेंट बिल है ये रीस्टोर करेगा कोड के ओरिजिनल पर्पस को, एंश्योर करेंगे कि जो वायबल बिजनेसेस हैं वो रेस्क्यू किए जाए क्विकली और यहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू को प्रिजर्व किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ पैडी व्हीट फिक्सेशन, व्हाई इंडिया मस्ट डाइवर्सिफाई इट्स क्रॉपिंग पैटर्न। तो अब हमारे पास में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो ये कह रहे हैं कि भाई जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना 1960 से, तब से इंडियन का एग्रीकल्चर जो है, इंडियन एग्रीकल्चर ये तो बहुत ही ज्यादा हैविली डिपेंडेंट हो चुका है दो क्रॉप्स के ऊपर, एक तो पैडी और एक व्हीट। पैडी क्या होता है, राइस को बोलते हैं। ओके, सो ये कहते हैं कि भाई ये जो दो क्रॉप्स हैं ये डोमिनेट कर रहे हैं इंडियन कल्चर एग्रीकल्चर को आज। और जो हमें डेटा दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि जो ग्रॉस क्रॉप एरिया है अगर वो 220 मिलियन हेक्टेयर्स है, तो व्हीट और क्रॉप्स यहाँ पर जो पैडी की हैं ये मिलकर 38% टोटल प्रोडक्शन को यहाँ पर या टोटल एरिया जो है उसको ऑक्यूपाई करती हैं। लेकिन ये जो रिसोर्स कंजम्पशन करती हैं वो बहुत हाई होता है इनके शेयर से। तो अब यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई इंडिया ने सबसे पहले तो ये समझो कि पैडी और व्हीट के ऊपर फोकस क्यों किया था। तो इंडिया में 1960s में आपको पता है फूड शॉर्टेज हो गई थी। आपने वाली कहानी सुनी होगी बहुत बार कि अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया था, है ना, खाने के लिए खाना नहीं था हमारे पास में, तो फूड सिक्योरिटी नहीं थी, फूड शॉर्टेज हो गई थी। डिपेंडेंसी हमारी फूड इंपोर्ट्स पर थी और वो लोग जो इंपोर्ट हमें दे रहे थे वो बहुत ही लो ग्रेडेड व्हीट वगैरह था और फेमाइन का रिस्क बढ़ गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स यूज कर यहाँ पर प्रोडक्शन को एनी हाउ हम बढ़ाएं। तो आप देखेंगे कि हमारे पास में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, फर्टिलाइजर सब्सिडीज, इरिगेशन एक्सपेंशन, इन सभी चीजों पर हम फोकस करें और जो फूड प्रोडक्शन था वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इंडिया फूड सिक्योर कंट्री बन जाता है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारे पास में इंडिया की एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी थी ग्रीन रेवोल्यूशन से पैडी और व्हीट कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अप्रोच इनिशियली सक्सेसफुल रही क्योंकि जो सीवियर फूड शॉर्टेज हम फेस कर रहे थे उससे हम यहाँ पर बच गए और इंडिया को फूड सेल्फ सफिशिएंसी मिल गई। गवर्नमेंट लार्ज बफर स्टॉक यहाँ पर बिल्ड कर पाई फूड ग्रेन्स के। हाउएवर ओवर द टाइम ये जो स्ट्रेटेजी है इसने एक स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस लेकर आ गए दो क्रॉप्स के ऊपर जो कि 38% इंडिया का ग्रॉस क्रॉप एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये कंज्यूम करते हैं डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज शेयर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज का। So the current debate is about moving from food security to resource sustainability and nutritional security. सो हम देखते हैं कि रैपिड एक्सपेंशन होता है पैडी एंड व्हीट कल्टीवेशन का, जिसमें कि एक्सपेंशन हाईलाइट कर रहे हैं प्रॉब्लम 1960-61 में 36 हेक्टेयर मिलियन हेक्टेयर था एरिया और अभी अगर 2024-25 की बात करें तो यही एरिया इंक्रीज होकर 85 मिलियन हेक्टेयर हो चुका है। तो ये बोलते हैं कि ये जो आपका ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ ये हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, फर्टिलाइजर सब्सिडीज और इरिगेशन में एक्सपेंशन देखा गया जिससे फूड प्रोडक्शन तो हमारा ड्रामेटिकली बढ़ा, लेकिन यहाँ पर इंडिया हमारा फूड सिक्योर भी हो गया और इन्हीं क्रॉप्स को ऑल्टरनेटिव्स के अबव हम यहाँ पर प्रिफर करने लग गए। बट एक स्क्यूड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स भी देखा गया। सो आपको ये पता है क्या, एक ट्रेन चलती है पंजाब से, ठीक है, अब वो पंजाब से जो ट्रेन चलती है उसको बोलते हैं कैंसर ट्रेन। इफ यू डोंट नो अबाउट दिस, आपको बताती है कैंसर ट्रेन के नाम से जानी जाती है ये ट्रेन। नाउ यू डोंट नीड टू बाय द टिकट फॉर दिस ट्रेन पर्टिकुलरली, मतलब खरीदोगे तो खरीद लो, नहीं भी खरीदोगे देन ऑल्सो। एंड इस पूरी ट्रेन में केवल और केवल कैंसर पेशेंट्स हैं और ये कैंसर पेशेंट्स कौन है, ये है फार्मर्स, ठीक है, बहुत गरीब लोग हैं और ये एक हॉस्पिटल में जाते हैं उस ट्रेन के थ्रू
एंड यहाँ पर क्यों है ये कैंसर ट्रेन क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये कहते हैं कि भाई जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे इंडिया में जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है, उसका नेगेटिव आउटकम अब देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल में भी यही बोला गया कि ये जो मॉडल है ये अनसस्टेनेबल हो गया है, जो पहले हमारे लिए इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये 4 मेजर कॉस्ट के बारे में हमें बात करते हैं, जिनमें से पहली जो कॉस्ट है वो ये एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज की बात करते हैं। पैडी और व्हीट कंज्यूम करें एक मेजर शेयर एग्रीकल्चर इनपुट्स का। फर्टिलाइजर यूसेज में आप देखेंगे कि ये जो दो क्रॉप्स हैं ये 56% सब्सिडाइज्ड यूरिया का कंज्यूम कर रही हैं, जिसकी वजह से अगर हम देखें फर्टिलाइजर सब्सिडी 63,221 करोड़ की है और फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 1.91 लाख करोड़ रुपीस की सब्सिडी हमारी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब एक्सेसिव यूरिया यूसेज की वजह से जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं एनपीके, इनका बैलेंस बिगड़ गया है। सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है, डिक्लाइन हो गई है, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक अनदर प्रॉब्लम हमारे सामने है। तो बेसिकली व्हीट और पैडी कंजम्पशन की अगर हम देखें तो 56% इंडिया जो है उसके पास में इंडिया का जो यूरिया है सब्सिडाइज्ड है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सॉइल डिग्रेडेशन, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, फैक्टर एनवायरमेंटल डैमेज, और हमारे पास में यहाँ पर ह्यूज फिस्कल बर्डन। दूसरा बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। पेस्टिसाइड ओवर यूज में हम देखेंगे कि जो हाई इंटेंसिटी में यूज किया जा रहा है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स को फार्मर्स स्प्रे करते रहते हैं पेस्टिसाइड्स को फ्रिक्वेंटली, जिसकी वजह से सॉइल कंटामिनेट हो गया, वाटर पोल्यूट हो रहा है, हेल्थ रिस्क हमारे फार्मर्स के लिए ही बढ़ रहे हैं, और बेनिफिशियल माइक्रोब्स यहाँ पर खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट वाले हमारे माइक्रोब्स थे वो भी खत्म हो रहे हैं। सो हाई इंटेंसिटी कल्टीवेशन में फ्रिक्वेंट पेस्टिसाइड यूज होगा, जिससे सॉइल कंटेमिनेशन, वाटर पोल्यूशन, बेनिफिशियल सॉइल माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लॉस होना, हेल्थ रिस्क फार्मर्स के लिए भी और जो कंज्यूम कर रहे हैं उस खाने को उनको भी हो रहा है। सो बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? वाटर ओवर एक्सप्लॉइटेशन। जो मोस्ट सीवियर प्रॉब्लम है यहाँ पर ग्राउंड वाटर डिप्लीट होना। राइस में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 1 किलो राइस आप यहाँ पर प्रोड्यूस करोगे तो 3000 से 5000 लीटर ऑफ वाटर यहाँ पर लग जाता है। 3000 से 5000 लीटर्स ऑफ वाटर में 1 kg राइस प्रोड्यूस हो रहा है। सो एट द एंड हमें ये समझ में आता है कि वीट में भी एक सिग्निफिकेंट इरिगेशन चाहिए। तो इरिगेशन पैटर्न की अगर हम बात करें, आप देखेंगे 95% इरिगेटेड वीट और 69% यहाँ पर पैडी। ठीक है, हमारे पास में इस तरीके का इरिगेशन पैटर्न आज के टाइम पर है। इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो ओवर यूज हो रहा है। अब कौन कौन से रीजंस हैं जो कि ग्राउंड वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं एज ऑफ नाउ? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ठीक है, विदर्भा रीजन के बारे में अगर आपको महाराष्ट्र के पता है तो यहाँ पर आप उसके बारे में स्टडी करना कभी, विदर्भा रीजन में किस तरह के ड्रॉट्स आते हैं। ठीक है, और वहां पर ये जो ड्रॉट्स आना शुरू हुआ था, एक और क्रॉप है विच इज नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल बट आई वुड लव टू टेक इट्स नेम, दैट इज शुगर केन, जहां पर वाटर कंजम्पशन बहुत हैवी है। ठीक है, और इसका प्रोडक्शन ज्यादा किया जा रहा था क्योंकि शुगर मिल्स वगैरह खुल रही थी इंडिया में, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन देखा गया। फाइन, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पैडी है वो वन ऑफ द मोस्ट वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। वीट में भी हमें सब्सटेंशियल इरिगेशन की जरूरत होती है। करंट इरिगेशन पैटर्न्स हम देख ही रहे हैं कितने खराब हैं। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं। और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की तरफ से ये बोला गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर शार्पली डिक्लाइन कर चुका है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, फार्मर्स इलेक्ट्रिक पंप्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा ट्यूबवेल्स खुले छोड़ देते हैं, पूरा पानी भर चुका है फिर भी पानी बह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पंप्स यूज हुआ जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए ग्राउंड वाटर, और जैसे जैसे ग्राउंड वाटर यहाँ पर डीपर फॉल करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। इंडिया एज ऑफ नाउ यहाँ पर 90,000 करोड़ रुपीस पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर रही है। ठीक है, एनुअली ऑन एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज। अब ये जो सब्सिडी है ये वाटर इंटेंसिव पैडी एंड व्हीट कल्टीवेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो क्रॉपिंग पैटर्न है
वो एक ट्रिपल बर्डन लेकर आता है। वाटर डिप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिक सब्सिडी कॉस्ट बढ़ गई और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साथ में देखने के लिए मिल रहा है। ये सभी चीजें तो हमारी पैडी वीट कल्टीवेशन में ही सपोर्ट हो रही है, इसीलिए इसकी बात कर रहे हैं। फिर एक और चीज की बात करते हैं, ये प्रोक्योरमेंट बायसनेस, एमएसपी सिस्टम यहाँ पर। तो ये बोलते हैं कि हमारे पास में 2014 से 2024-25 के बीच में आप देखेंगे कि जो पैडी एंड वीट है, इसमें प्रोक्योरमेंट स्पेंडिंग हुई है 20 लाख करोड़ के अराउंड। लेकिन अगर हम पल्सेस की बात करें तो इसमें केवल 93,554 करोड़ रुपीस की आपकी क्या हुई है, यहाँ पर प्रोक्योरमेंट स्पेंडिंग। एमएसपी प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है वो वीट एंड के पैडी को स्ट्रांगली फेवर कर रहा है। और ये जो ह्यूज डिस्पैरिटी है, ये एक क्लियर सिग्नल देती है फार्मर्स को कि अगर पैडी या वीट को आप ग्रो करोगे तो बायर्स गारंटीड हैं, लेकिन अगर पल्सेस या मिलेट्स को ग्रो कर रहे हो तो अनसर्टेन मार्केट है, जिसकी वजह से फार्मर्स रैशनली यहाँ पर वीट और राइस को ही चूज करेंगे। फाइन। तो यहाँ पर हमारे पास में आप देखते हैं कि इनके लिए फार्मर्स के लिए रिस्कियर चॉइसेस बन गई। नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे पैडी वीट डोमिनेंस के, इसकी बात होती है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में ऐसा बोला जाता है कि ओवर टाइम इंडिया में एक मोनोकल्चर रीजन्स आ गए हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा है तो राइस और वीट ज्यादा खेती मिलेगी वहां पर, ठीक है, इसको ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इनकम रिस्क, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, ये सभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होगा, सॉइल डिग्रेडेशन होगा, एक्सेस फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड यूसेज देखा जाएगा, फिस्कल कॉस्ट में जो हमारी फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी बढ़ेगी और प्रोक्योरमेंट एक्सपेंडिचर भी मैसिव है। इकोनॉमिक रिस्क में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा और 2 क्रॉप्स के ऊपर फार्म इनकम हमारी डिपेंडेंट हो गई। अब ये कहते हैं कि अब हमें ना पॉलिसी रीडायरेक्शन लाना है। तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या क्या समझा, हमने समझा प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की, कि जो राइस और वीट है ये तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया को क्या चाहिए, प्रोटीन। पल्सेस के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर हमें मिलेट से मिल रहे हैं, हेल्दी फैट्स हमें ऑयल सीड से मिलते हैं। तो इम्पोर्ट यहाँ पर हम एडिबल ऑयल्स का और पल्सेस का बहुत हैवीली कर रहे हैं, इवन दो जो फार्मर्स हैं डोमेस्टिकली इनको ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर हमें चेंजेस तो लाने पड़ेंगे। अब एक पॉलिसी डिबेट यहाँ पर शुरू हो जाती है। पॉलिसी डिबेट क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिस्ट हैं और पॉलिसी मेकर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया को अपने क्रॉपिंग पैटर्न्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, जहां पर मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड, हॉर्टिकल्चर, इनकी तरफ अब शिफ्ट आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें भी यही बात की गई कि जो नीति आयोग के मेंबर हैं रमेश चंद्र जी, ये अर्ज कर रहे हैं फार्मर्स को कि भाई डाइवर्सिफाई करो क्रॉपिंग को, हैवीली यहाँ पर एमएसपी सपोर्ट के ऊपर मत डिपेंडेंट रहो। तो ये बोलते हैं कि अगर आप प्रमोट करोगे क्रॉप्स को जो कि न्यूट्रिएंट रिच हैं, वाटर एफिशिएंट हैं, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हैं, तो हमारे पास में कोर्स सीरियल्स जैसे कि मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, रागी ये मिलेंगे, जिसमें लो वाटर रिक्वायरमेंट है, क्लाइमेट रेजिलियंस है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, और अभी तो हम देख रहे हैं डिमांड भी इनकी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पल्सेस में तूर, मूंग, चना, तो मतलब अरहर की जो दाल होती है उसको तुर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है। बेनिफिट्स क्या है, प्रोटीन सोर्स हमारा रिच होगा और सॉइल फर्टिलिटी हमारी इंप्रूव हो जाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन से। ऑयल सीड्स में मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये हमें यहाँ पर डिपेंडेंसी एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर कम करेंगे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडिया के न्यूट्रिशनल चैलेंजेस को भी एड्रेस कर रही है, जहां पर करेंट फूड सिस्टम हैवीली ग्रेन सेंट्रिक है। पल्सेस और मिलेट्स में अगर डाइवर्सिफिकेशन होगा तो प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट कंजम्पशन इंप्रूव होगा और मेल न्यूट्रिशन आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बोलते हैं कि सबसे पहले तो प्रोक्योरमेंट बियॉन्ड व्हीट एंड राइस शुरू करो, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में पल्सेस, मिलेट्स, ऑयल सीड्स को लेकर आओ, ताकि जो फार्मर्स को इनकम रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए। दूसरा यहाँ पर ये बोलते हैं कि हमारे पास में ग्रेजुअली रैशनलाइजेशन करो एमएसपी सपोर्ट का। तो ये बोलते हैं कि आप करेंट सपोर्ट लेवल्स जो है पैडी और वीट के लिए उनको ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स धीरे धीरे कम करने का कोशिश करो फार्मर्स, ताकि यहाँ पर विदाउट सडन इनकम शॉक शिफ्ट करें अपनी क्रॉप्स को।
और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट करो, वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स लेकर आओ, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग, सॉइल रिस्टोरेशन प्रैक्टिसेस। सो ओवरऑल यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इस आर्टिकल में, ये बोलते हैं कि देखो ये जितनी क्रॉप्स अभी हमने ऑयल सीड्स पल्सेस पढ़ी ना या मिलेट्स, ये हमारा कम पानी यूज कर कम फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट डिमांड करती है, सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है और क्लाइमेट रेजिलिएंट है, सो बेटर न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। एंड यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं मिलेट्स की बात करूं तो मिलेट्स में ना 30 से 40% कम पानी चाहिए जितना कि राइस के लिए चाहिए। तो ओवरऑल हमें ये समझ में आता है कि अगर फार्मर्स डाइवर्सिफाई करेंगे तो जो ग्राउंड वाटर प्रेशर था वो कम हो जाएगा, फर्टिलाइजर सब्सिडीज कम हो जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज कम हो जाएंगी, फार्मर की इनकम भी डाइवर्सिफाइड हो जाएगी। और जो इंडिया में हम एडिबल ऑयल्स को इतना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं इस पर भी एक रिडक्शन होगा। लेकिन फार्मर्स अब ऑटोमेटिकली शिफ्ट तो करेंगे नहीं, तो फार्मर्स को चाहिए कि पॉलिसी इंसेंटिव्स हो। करेंटली इंसेंटिव्स जो है वो राइस और व्हीट को फेवर कर रहे हैं, देख लिया हमने। तो ये बोलते हैं कि सब्सिडी बाइस को कम करो, पैडी और व्हीट के ऊपर जो इतना ज्यादा सपोर्ट दे रखा है 5 से 10 साल के बीच में धीरे धीरे कम कर लेकर आओ। मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ठीक है, ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स को सपोर्ट करो, प्रोक्योरमेंट सपोर्ट यहाँ पर इंक्रीज करो सो दैट फार्मर्स गेट सम अश्योर्ड मार्केट्स। एंड देन दिस स्टेट कि यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, सो उन क्रॉप्स को एनकरेज करो जो कि कम पानी यूज करती हैं, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं और फर्टिलाइजर यूज जो है उसको रिड्यूस कर रही हैं। सो एक ग्रेजुअल पॉलिसी ट्रांजिशन होगा जहां पर सडन रिमूवल एमएसपी का नहीं हो रहा। इंस्टेड यहाँ पर हम प्लेन अगर बात करें, ठीक है, तो वो क्या है कि पैडी वीट की सब्सिडीज को ग्रेजुअली डिक्लाइन कर फार्मर्स को क्रॉपिंग पैटर्न्स एडजस्ट करने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर हो सकता है हम ऐसा बोल दें कि लाइट प्रेशर डाल रहे हैं या फिर उनको यहाँ पर समझा रहे हैं, जिससे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी की तरफ हम जाएंगे, फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। क्लियर है? अब यहाँ पर आपके लिए कुछ टर्म्स है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? गवर्नमेंट अनाउंस करता है प्राइस गारंटियरिंग मिनिमम इनकम फार्मर्स के लिए। ग्रॉस क्रॉप एरिया में टोटल एरिया कल्टीवेट किया जाता है अक्रॉस ऑल क्रॉप्स ड्यूरिंग अ ईयर। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन में अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स हमारी डिक्लाइन हो जाती हैं एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन की वजह से। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में हम एक वाइडर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स यूज करेंगे रेदर देन कि किसी एक या दो क्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होना। मिलेट्स और कोर्स सीरियल्स में क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रेन्स लेस वाटर चाहती हैं और फर्टिलाइजर्स। सो एनालिटिकल टेक अवे क्या है कि पैडी और व्हीट सिस्टम जो कि यहाँ पर इंडिया की फूड सिक्योरिटी को एक टाइम पर इंश्योर कर रहा था, अब सीरियस इकोलॉजिकल फिस्कल प्रेशर्स लेकर आ रहा है। हेवी रिलायंस ऑन दिस क्रॉप्स हैज लेड टू ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, राइजिंग सब्सिडीज, burdens and environmental degradation. So a strategic shift towards pulses, oilseeds, coarse cereals can improve resource efficiency, enhancing nutritional security, reducing fiscal cost. The challenges lies in redesigning MSP and procurement policies so that farmers are incentivized to diversify without facing income risk. So यहाँ पर हमारे पास में ये जो आर्टिकल है ये कंप्लीट हो जाता है। ओवरऑल यही बोला गया है कि जो हमारे की इनपुट्स हैं उनमें कॉस्ट हैवी लग रही है, एनवायरनमेंट भी डिग्रेड हो रहा है, तो धीरे धीरे रिसोर्स एफिशिएंट क्रॉप्स की तरफ आपको जाना है। 3 एग्जांपल्स ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड मिलेट्स के आपको दिए भी गए हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करें मिलेट्स तो अभी ट्रेंडिंग क्रॉप्स के अंडर भी आ चुकी हैं, लोग यहाँ पर इसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं because of some nutritional support and various health benefits. चलिए नेक्स्ट यहाँ पर AI और India's tech jobs. Why the AI revolution may expand opportunities instead of destroying them. ऑलरेडी हमने एक आर्टिकल इसके ऊपर कवर किया हुआ था जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया हुआ था। नाउ फाइनेंशियल एक्सप्रेस में नाउ अब हम बात करेंगे द हिंदू ई बिजनेस लाइन का, ठीक है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल है जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल के साथ। सो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की जाती है कि जो हाल फिलहाल में एआई इम्पैक्ट हुआ है, इम्पैक्ट समिट, उसमें ये देखा गया कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, टेक लीडर्स हैं और जो हमारी कंपनीज हैं उन्होंने एआई में इंडिया का क्या रोल है वो डिस्कस करते हुए ये तो दिखा दिया कि इंडिया केवल एक एआई का कंज्यूमर नहीं रहेगा, रेदर यहाँ पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को बिल्ड करेगा।
एंड इंडिया के जो एआई यहाँ पर आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने ये भी बोला है कि $200 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट इंडिया को अगले 2 साल में मिल सकता है। सो हम देखेंगे कि जो इंडिया की एम्बिशंस हैं वो यहाँ पर जो हमारे पास लार्ज पूल है इंजीनियर्स और डेवलपर्स का, इसके थ्रू सपोर्ट हो रहा है। एंटरप्रेन्योरियल सिस्टम जो है वो हमारा यहाँ पर काफी इकोसिस्टम स्ट्रांग है और एक यंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमें देखने के लिए मिलता है। एक मैसिव डिजिटल कंज्यूमर मार्केट भी हमारे पास है। तो आप देखेंगे कि इंडिया में ऑलरेडी अराउंड 100 मिलियन यूजर्स हैं चैट जीपीटी के। तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एआई यूजर मार्केट बन गया वर्ल्ड का। और एआई कंपनीज के लिए इंडिया ऑफर करता है लार्ज डिजिटल पॉपुलेशन, फास्ट ग्रोइंग इंटरनेट पेनिट्रेशन, ह्यूज डेटा इकोसिस्टम है और हम डिजिटल इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल टेक इन्वेस्टमेंट्स हमारी अट्रैक्ट हो रही हैं और इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है वो कॉस्ट आर्बिट्रेज से इनोवेशन की तरफ जा रही है। तो हमारे पास में यहाँ पर ग्लोबल एआई कंपनीज इन्वेस्ट क्यों कर रही है इंडिया में? क्योंकि हमारे पास में वास्ट डिजिटल कंज्यूमर बेस है। इंडिया के पास में 100 मिलियन यूजर्स से ज्यादा चैट जीपीटी के यूजर्स मिल जाएंगे, मोस्टली कंज्यूमर्स हैं। एक्सपेंड करते हैं अडॉप्शन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, एआई टूल्स का। ग्लोबल एआई फर्म्स के लिए इंडिया एक लार्ज मार्केट है एआई एनेबल्ड सर्विसेज का। टेस्टिंग ग्राउंड बन जाता है मास स्केल टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए और फ्यूचर हब है एआई टैलेंट एंड डेवलपमेंट के लिए। तो मार्केट स्केल भी होगा और स्किल्ड मैन पावर भी मिलेगी, जिससे कि इंडिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्लोबल एआई इकोसिस्टम में। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो कॉस्ट आर्बिट्रेज से अब हम वैल्यू क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कॉस्ट आर्बिट्रेज है क्या? देखो, कंपनीज आउटसोर्स कर रही हैं इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडियन इंजीनियर्स यहाँ पर सस्ते में काम कर दे देते हैं। इंडियन लेबर इज ऑलवेज चीपर देन वेस्टर्न इंजीनियर्स, यू नो इट वेरी वेल। सो इंडिया का जो आईटी सेक्टर है आज की बात करें तो $300 बिलियन का यहाँ पर साइज है और 6 मिलियन लोगों को ये सपोर्ट दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो मेजर कंपनीज में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये सब आते हैं जो कि धीरे धीरे इवॉल्व कर रही हैं। तो हमारे पास में इंडिया का जो इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री है, ये कॉस्ट आर्बिट्रेज के ऊपर ही डिपेंडेंट रहा है, राइट? अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पर लोअर लेबर कॉस्ट कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं लेबर इंटेंसिव सर्विसेज से एआई ड्रिवन सोल्यूशन। आउटसोर्सिंग सपोर्ट से अब हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं और कोडिंग एंड मेंटेनेंस के अलावा इनोवेशन और आईपी डेवलपमेंट भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट हम लेकर आ रहे हैं। तो मैन पावर बेस्ड मॉडल से टेक्नोलॉजी लेड मॉडल बनना चाहते हैं हम। इन्वॉल्व हो रहे हैं एआई, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हिस्टोरिकल रेजिलियंस इंडिया के आईटी सेक्टर की किस तरह से यहाँ पर देखी जाएगी? तो देखो, जब लॉन्च हुआ चैट जीपीटी का 2023 में तो बहुत सारे लोगों को लगा कि जो प्रोग्रामर्स हैं वो रिडंडेंट हो जाएंगे, ऑटोमेशन यहाँ पर एलिमिनेट करेगा आईटी जॉब्स को। लेकिन एआई एक्सपर्ट्स डिसएग्री कर रहे थे। तो यहाँ पर यान ली कुन कर एक बंदे हैं, एक लीडिंग एआई साइंटिस्ट हैं। इनका कहना है कि जो एआई है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को ही तो ऑगमेंट कर रहा है, तो इसे रिप्लेस कैसे कर देगा। यहाँ पर एआई एक प्रोडक्टिविटी टूल है, एक सब्स्टिट्यूट ह्यूमंस का नहीं है, ठीक है। अब हिस्टोरिकल एविडेंसेस में कि कैसे टेक्नोलॉजी जॉब्स को क्रिएट करती है, इस आर्टिकल में बोला गया कि जो हमारे पास में फियर है जॉब लॉसेस का, उसको हम काउंटर कर सकते हैं ये देखकर कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री ने कैसे मल्टीपल डिसरप्शन, जैसे कि .com क्रैश हुआ था 2000 से 2002 के बीच में, ठीक है, ये क्रैश हुआ था। उसके टाइम में लार्ज स्केल प्रोजेक्ट कैंसिलेशन हुए थे, प्राइसिंग प्रेशर्स आए थे, बट यहाँ पर हमने सरवाइव करा। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आपको पता ही है, लेमन ब्रदर क्राइसिस जिसको हम बोलते हैं। फिर रिस्ट्रिक्शन लगा था वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर और कोविड-19 पैंडेमिक आया। सभी क्राइसिस में जो हमारी इंडस्ट्री है उसने अडेप्ट करा, एक्सपेंड करा और न्यू सर्विसेज क्रिएट की। सो अपन देखेंगे कि हमारे पास में जो आपके पास में धीरे धीरे ये जो डिसरप्शंस हैं, ठीक है, वो हमें अडेप्टेशन की तरफ और ग्रोथ की तरफ ही लेकर आई हैं। सो टेक्नोलॉजिकल चेंज हिस्टोरिकली नई अपॉर्चुनिटीज करता है, एलिमिनेट नहीं करता जॉब्स को परमानेंटली। अब एआई जॉब लॉस डिबेट जो कि हमेशा यहाँ पर होती रहती है, इसमें भी वही वाली बात की गई कि भाई जो जनरेटिव एआई है वो यहाँ पर आपकी जो जॉब लॉसेस का कंसर्न था उसको इंटेंसिफाई कर रही थी। लेकिन
कुछ जो रूटीन टास्क थे वो तो ऑटोमेट हो गए, रिपीटेटिव कोडिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक बीपीओ ऑपरेशंस। अब यहाँ पर नए कोड जनरेट किए जाते हैं और बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क जो है वो सेकंड्स में परफॉर्म हो गए। तो कंपनीज यहाँ पर स्मॉलर टीम्स के साथ ऑपरेट कर लेती हैं और वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट भी कम हो गई है। अब एआई यहाँ पर क्यों आपकी टेक जॉब्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो लार्ज स्केल जॉब लॉसेस हैं वो एग्जैगरेटेड हैं। यान लिक्यून, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मॉडर्न एआई, इनका कहना है कि एआई यहाँ पर एक एम्पलीफायर है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का ऑगमेंट कर रहा है रेदर देन अ रिप्लेसमेंट। तो एआई टूल्स क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं रेदर देन यहाँ पर कि बिल्कुल उसको खत्म कर दे रहे हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। और इनको ह्यूमन ओवरसाइट तो अभी भी चाहिए। सो एआई यहाँ पर फर्स्ट ड्राफ्ट बना देगा सॉफ्टवेयर कोड का, लेकिन इंजीनियर को रिफाइन भी करना है, टेस्ट भी करना है, सिक्योर भी करना है और इंटीग्रेट भी करना है। तो ह्यूमन एक्सपर्टीज रिमेन्स क्रिटिकल इन एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज वेल। एआई यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेगा, एलिमिनेट नहीं करेगा टेक्नोलॉजी जॉब्स। यहाँ पर तो जो नेचर ऑफ वर्क है आईटी इंडस्ट्री में वो चेंज करेगा, ठीक है। अर्लियर जो इंजीनियर्स थे वो टाइम लगाते थे बेसिक कोड को लिखने में, अब एआई जनरेट कर देता है इनिशियल कोड। इंजीनियर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजाइन, ऑप्टिमाइजेशन इस पर फोकस कर रहे हैं। तो शिफ्ट हमारा रूटीन कोडिंग से हायर वैल्यू इंटेलेक्चुअल वर्क की तरफ जा रहा है। प्रोडक्टिविटी, न्यू टाइप ऑफ वर्क एमर्ज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी यहाँ पर ह्यूमन एक्सपर्टीज चाहते हैं। तो एआई यहाँ पर कोडिंग टास्क को ऑटोमेट कर देंगे, लेकिन लार्ज एंटरप्राइज टेक्नोलॉजीज यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिसमें कि नए सिस्टम्स को लीगेसी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करो, साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करो, लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट चाहिए और मेंटेन और अपग्रेड करेंगे आप सिस्टम्स को, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ओल्ड जॉब्स डिसअपियर हो रही हैं, नई जॉब्स इमर्ज हो रही हैं। तो हमारे पास में इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजीज अब ये एक्सपेंड कर रही हैं आईटी स्पेंडिंग ग्लोबली। कॉस्ट कम है, डिमांड हाई है, ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। एआई लो वैल्यू रिपीटेटिव वर्क को खत्म कर रहा है एंड यहाँ पर अब हम ज्यादा फास्टर काम कर पाते हैं रिपीटेटिव टास्क पर। तो अपना जो टाइम और यहाँ पर एफर्ट्स हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ अपने डिप्लॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर एआई जो है इजीली रिप्लेस क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम आर्किटेक्चर, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, एआई गवर्नेंस, एंटरप्राइज इंटीग्रेशन, इन सब में ह्यूमन की जरूरत है। और एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सिस्टम्स अभी भी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन सुपरविजन और एक्सपर्टीज की हमें जरूरत है। सो अब यहाँ पर एआई एक टूल बन गया है जो असिस्ट कर रहा है इंजीनियर्स को, रिप्लेस नहीं कर रहा। अब ये बोल रहे हैं कि एआई इज अ मेजर अपॉर्चुनिटी फॉर आईटी सर्विसेज। तो रियल ट्रांसफॉर्मेशन हमारी जॉब डिस्ट्रक्शन नहीं, जॉब इवोल्यूशन है। इंजीनियर्स अब राइटिंग कोड नहीं कर रहे हैं, रेदर यहाँ पर एआई फर्स्ट ड्राफ्ट बना रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिस्टम डिजाइनिंग, डोमेन एक्सपर्टीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ नए मार्केट्स क्रिएट हो रहे हैं। और एस्टिमेटेड अपॉर्चुनिटी इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए 300 से 400 बिलियन डॉलर्स तक है बाय 2030। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में एआई कंसल्टिंग, डेटा इंजीनियरिंग, एआई गवर्नेंस, सिस्टम इंटीग्रेशन, लेगेसी सिस्टम मॉडर्नाइजेशन, ये कुछ कॉम्प्लेक्स हाई वैल्यू सर्विसेज क्रिएट हो रही हैं। और साथ में यहाँ पर अब आप पढ़ेंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के बारे में, जो कि स्ट्रेंथन कर रहे हैं इंडिया की पोजीशन। सो ये बोलते हैं कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या है, एक टेक्नोलॉजी या आर&डी सेंटर है जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज किसी दूसरी कंट्री में ही सेटअप करते हैं। तो इंडिया की जो टेक जॉब्स हैं वो यहाँ पर इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्रिएट किए जा रहे हैं। इंडिया ग्लोबल हब बनता जा रहा है इन जीसीसीज के लिए। और नेस्कॉम के अकॉर्डिंग 1750 प्लस जीसीसीज यहाँ पर हमारे इंडिया के पास में है और 2 मिलियन प्रोफेशनल्स को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। फाइन। अब ये बोलते हैं कि ये जो सेंटर्स हैं ये किस पर फोकस करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एआई रिसर्च, इंजीनियरिंग सर्विसेज, डिजिटल इनोवेशन के ऊपर। तो हमारी जो आउटसोर्सिंग का काम था वो अब एंटायरली आईटी फर्म्स को ना देकर मल्टीनेशनल कंपनीज इन हाउस टेक्नोलॉजी हब्स इंडिया में ही बना रही हैं। और अब हम यहाँ पर आउटसोर्सिंग से इनसोर्सिंग की तरफ आ रहे हैं, राइट। इंडियन आईटी फर्म जो है वो अभी भी यहाँ पर स्पेशलाइज एक्सपर्टीज देती हैं, इंजीनियरिंग सपोर्ट दे रही हैं, ओवरफ्लो कैपेसिटी।
अब आप देखेंगे कि हायरिंग ट्रेंड्स तो अभी भी है आईटी में, डिस्पाइट दिस एआई फियर्स हायरिंग अभी भी स्ट्रांग है। मेजर कंपनीज 10,000 से 40,000 ग्रेजुएट्स इस साल भी रिक्रूट करने का प्लान कर रही हैं, मीनिंग टैलेंट की डिमांड तो आज भी बहुत हाई है। स्किल रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है, टैलेंट तो चाहिए लेकिन जो स्किल रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। फाइन। अब यहाँ पर न्यू स्किल रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं एआई इरा में। तो आप देखेंगे कि जो फ्यूचर इंजीनियर्स हैं इनको अपने फंडामेंटल्स, जो बेसिक्स में बोलती हूँ ना, अगर आपको इंटरव्यूज एग्जाम देना है तो भी अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करो, सिस्टम डिजाइनिंग, डेटा इंजीनियरिंग, एआई मॉडल इंटीग्रेशन, डोमेन एक्सपर्टीज। तो एआई टूल्स यहाँ पर डेवलपर्स को असिस्ट करेंगे लेकिन डीप टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग को अभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो देन आती है बात कि क्या रियल स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है। ये पूरा का पूरा एडिटोरियल यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉलिसी क्वेश्चन रखता है कि जो चैलेंज है फॉर इंडिया वो जॉब लॉस नहीं है, रेदर वैल्यू चेन हमारी ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में हम कैसे उसमें ऊपर की तरफ आए। ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू मूव अप द टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन क्विकली इनफ। अगर इंडिया सक्सीड कर जाता है डेवलप करने में एडवांस कैपेबिलिटीज एआई में, इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन में, तभी ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बन पाएगा। और लास्ट आर्टिकल में हमने देखा भी था कि हम कुछ 5 साल पीछे चल रहे हैं यूएस और चाइना से, राइट। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि इंडिया के पास 3 मेजर एडवांटेज हैं, लार्ज टैलेंट पूल, ह्यूज डिजिटल मार्केट और स्ट्रॉन्ग आईटी सर्विस इकोसिस्टम। तो अगर इंडिया इन्वेस्ट करेगा स्किल्स में, रिसर्च में, एआई इंफ्रा में, तो एक ग्लोबल एआई लीडर बन जाएगा रेदर देन कि केवल एक यूजर बने फॉरेन टेक्नोलॉजीज का। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है अनेबल करेंगे मशीन्स को कि वो उन टास्क को भी परफॉर्म करें जहां ह्यूमन इंटेलिजेंस लगती है। कॉस्ट आर्बिट्रेज में सर्विसेज हमें लोअर लेबर कॉस्ट पर प्रोवाइड करनी है ताकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। कैप्टिव टेक्नोलॉजी एंड आर&डी सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। जनरेटिव एआई सिस्टम्स, यहाँ पर जनरेटिव एआई ना आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की तरह एक यूटिलिटी बन चुका है जो कि प्रोड्यूस करता है कंटेंट, टेक्स्ट, इमेजेस या कोड्स को। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इंटीग्रेशन करेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बिजनेस प्रोसेस में ताकि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। एनालिटिकल टेक अवे क्या है, एआई रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म करता है ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को। हिस्टोरिकल एविडेंस से सजेस्ट करते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन न्यू इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है, हम एलिमिनेट नहीं कर रहे जॉब एंटायरली। इंडिया का आईटी सेक्टर रिपीटेडली अडेप्ट कर रहा है टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस की तरफ। हम शिफ्ट कर रहे हैं एआई ड्रिवन सर्विसेज, एडवांस्ड इंजीनियरिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। और जो लार्ज टैलेंट बेस है, ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट, एक्सपेंडिंग इकोसिस्टम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का इंडिया वेल पोजीशनड है कि वो एआई ट्रांजिशन को विदस्टैंड भी कर पाएगा और एक लीडिंग रोल भी यहाँ पर प्ले कर पाएगा। सो गाइज यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट हम डेटा पढ़ेंगे जो कि न्यूज़पेपर में दे रखा था, बट आर्टिकल्स वगैरह दे रखे थे, ग्राफ्स दे रखे थे और माइट भी यहाँ पर कॉपीराइट आ जाए, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया है। तो ये बोल रहे हैं इस आर्टिकल में कि जो फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, स्टेट्स का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब आपको पता है कि हुआ क्या, हमारे पास में जो इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, उसके भी रेट्स को कम किया गया और जीएसटी को भी यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा, यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, एग्जाम्पशंस वगैरह दिए गए हैं। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर में से जो रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट हैं उनको हम माइनस करते हैं, राइट। ये तो आपको पता होगा, नहीं पता एक बार मेरी क्लास देख लेना, सारी क्लासेस फ्री हैं, आराम से देख सकते हो। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। अब हमारे पास में जो स्टेट्स हैं इनके साथ में ये देखा गया कि पिछले 3 साल से स्टेट फिस्कल डेफिसिट आपका 3% रहा था जीएसडीपी के, ठीक है, जीएसडीपी से ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट इसका 3% से कम रहा था, तो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन आया फाइनेंशियल ईयर 25 जहां पर ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये बहुत हाई हो गया। कितना चला गया, जो 3% से नीचे था वो 3.3% ऑफ जीएसडीपी हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि भाई देखो हमारे पास में ये जो पर्टिकुलर डेटा है इसमें स्टेट्स अब बहुत ज्यादा बोरो कर रहे हैं और जो 7 मेजर स्टेट्स जिनका डेफिसिट 3.5% से भी अबव चला गया, सबसे पहले उनकी बात हो रही है। अब उनमें कौन से स्टेट्स आएंगे आपके, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, ठीक है। कौन कौन से हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एक कौन सा हो गया आपका
एक सेकेंड बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड पंजाब। ठीक है, अब आप देखते हैं कि भाई हमारे पास में ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेलफेयर स्पेंडिंग पर बहुत ज्यादा खर्चा है, सब्सिडीज बहुत दी जा रही हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है और टैक्स कलेक्शन बहुत वीक है। अब ये बोलते हैं कि स्टेट डेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई क्यों है। सबसे पहले तो ये बात करते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में। अब डेट टू जीडीपी रेशियो में हमारे पास में ये क्या देखता है, डेट टू जीएसडीपी रेशियो ये देखेगा कि कितना एक स्टेट का जो डेट है उसकी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारे पास में जो बेंचमार्क है वो होना चाहिए बेंचमार्क के अकॉर्डिंग 20% ऑफ जीएसडीपी। ये जीडीपी की जगह हम जीएसडीपी लेंगे स्टेट के लिए, लेकिन एक्चुअल में कितना चल रहा है, 28 से 29% चल रहा है। फिर दूसरा ये बोलते हैं कि यहाँ पर स्टेट डेट तो सिग्निफिकेंटली अबव है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीमली हाई डेट में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पंजाब, वेस्ट बंगाल, बिहार। ठीक है, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, और भी हैं जैसे कि राजस्थान, केरला। ठीक है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई डेट में चल रहे हैं, और क्योंकि इनका डेट हाई है तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक तो सब्सिडी प्रोग्राम्स बहुत बड़े बड़े चला रहे हैं, पेंशन लाइबिलिटीज इनकी काफी हाई है, पावर सेक्टर में लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, और टैक्स बेस है इनका वीक। अब एक इंटरेस्ट बर्डन भी देखा जा रहा है, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो अभी रेवेन्यू रिसिप्ट की 12% के अप्रोक्सीमेटली जा रही हैं। ठीक है, तो 12% हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट का केवल और केवल इंटरेस्ट पेमेंट्स की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर चलो ठीक है इसको मैनेज कर लेंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो सेंटर ने यहाँ पर स्टेट्स को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रखे हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोर्ट दे रखा है, जिसकी वजह से जो रीपेमेंट प्रेशर है वो इनका थोड़ा कम है। अब स्टेट फाइनेंसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्टेट्स लार्जर शेयर रखते हैं पब्लिक स्पेंडिंग का, जो हमारे पास पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर का 60% केवल और केवल स्टेट्स कर रहे हैं। इसके अलावा वेलफेयर स्पेंडिंग में बहुत ज्यादा शेयर होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो अगर फिस्कल स्ट्रेस स्टेट फेस करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, वेलफेयर स्पेंडिंग डिफिकल्ट होगी और बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ हमारे फैक्टर्स बोले गए हैं, जैसे कि सब्सिडीज, पेंशन लाइबिलिटीज। तो पहले सब्सिडीज समझते हैं। अब देखो ये बोलते हैं कि जो सब्सिडीज हैं इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इस पर बहुत ज्यादा दी जा रही है। फिर पेंशन लाइबिलिटीज में ये बोलते हैं कि जो ओल्ड एज पेंशन हैं वो हमारे कुछ स्टेट्स में इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिस्कल बर्डन बढ़ गया है। पावर सेक्टर लॉसेस देखे जा रहे हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो डेफिसिट पर काम कर रहे हैं, और जीएसटी के बाद में बहुत सारे स्टेट्स जो हैं उनकी टैक्स पावर कहाँ चली गई, शिफ्ट हो गई सेंटर के पास में। स्टेट से सेंटर के पास में जीएसटी पावर जो है वो शिफ्ट हो जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये जो डेट है वो स्टिकी है, मीनिंग डेफिसिट अगर हमारा गिर भी गया तो भी डेट हाई रहेगा, क्योंकि डेट ओवर द टाइम एक्यूमुलेट हुआ है। तो हमारे पास में एक तो फिस्कल डेफिसिट है, दूसरा हमारे पास में कुछ प्रीवियस डेट भी है। ठीक है, जो पुराने हमारी गवर्नमेंट्स की उनके डेट्स भी हैं। तो डेट में हमें उसको कम करना होगा, तो फिस्कल डिसिप्लिन सस्टेन होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर होनी चाहिए, और ये बोलते हैं कि दो टारगेट्स आपको मीट करने होंगे। सबसे पहले तो जो फिस्कल डेफिसिट है स्टेट्स का वो 3% यहाँ पर ऑफ जीएसडीपी या उससे कम होना चाहिए। दूसरा जो डेट टू जीएसडीपी रेशियो है वो यहाँ पर 20% या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पर ये दो बेंचमार्क्स यूज करने पड़ेंगे। पॉसिबल रिस्क में बॉन्ड यील्ड्स हाई हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आपकी क्राउड आउट हो सकती है, मीनिंग क्राउडिंग आउट मैंने समझाया था आपको लास्ट क्लास के एडिटोरियल में कि किस तरीके से लिमिटेड पूल ऑफ पैसा है, फंड्स है, जिसमें से ज्यादातर अगर स्टेट्स या गवर्नमेंट्स ले लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के थ्रू भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बोरोइंग की जा रही है, तो इसको भी हमें पकड़ना होगा, कवर करना होगा। एंड ये बोलते हैं कि इंडिया की जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो ग्रो तो कर रही है, लेकिन स्टेट फाइनेंसेस अभी भी स्ट्रक्चरली वीक हैं। क्यों है, क्योंकि हाई डेट और फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहे हैं। फाइन, चलिए
आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट कर बताना कि लेक्चर कैसा लगा। इसके अलावा कुछ और भी अगर मुझसे चाहिए तो बता देना। एनपीएस की क्लासेस शुरू हो रही हैं, एडा की खत्म हो रही हैं, तो पढ़ाई शुरू कर दो। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। कोर्सेज लेने का कोई बर्डन मैं नहीं डालती हूँ कभी भी, तो अच्छा होगा कि आप पढ़ाई शुरू कर दो। नोटिफिकेशन जब आएगा तब तक आप प्रिपेयर्ड होगे, और अगर आप हाफ प्रिपेयर्ड तब तक रहोगे तो रेस जीतने के चांसेस हाई रहेंगे। एक थोड़ा-सा समझा देती हूँ मैं इस बात को, ठीक है? अभी सब इनिशियल पॉइंट पर हो, कुछ लोगों ने शायद इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हो, पहले एग्ज़ाम दिया हो, तो थोड़ा-सा आगे भी हो सकते हैं वो लोग, फाइन। अब आप नोटिफ़िकेशन का वेट कर रहे हो, कुछ लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी उसी बीच में, वो यहाँ पर आ गए। अब नोटिफ़िकेशन यहाँ पर 2 तरीके चॉइसेस हो सकती हैं, एक की वैकेंसीज़ बहुत कम है, नोटिफ़िकेशन लेट आया, एक वैकेंसीज़ ज़्यादा है, नोटिफ़िकेशन भी टाइम पर आ गया। अब आप तो लेकिन यहीं पर खड़े रह गए, बाकी सब यहाँ पर आ गए। अब कोर्स लेना होगा, नहीं है भाई फाइनेंशियली भी नहीं खरीदना है, फाइनेंशियली कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, फालतू कोर्स खरीद लो, वैकेंसीज़ अच्छी नहीं हो, मन के मुताबिक काम नहीं हो तो मज़ा भी नहीं आएगा। चलो तो ठीक है ना, फ्री क्लासेस मिल रही हैं, कहीं तक यहाँ तक तो आ जाते हैं। फिर जब यहाँ पर आने की बात होगी तब मॉक टेस्ट खरीदेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग खुद से शुरू कर देंगे, ठीक है? मैम इतना सपोर्ट कर रही है, थोड़ा-सा हम कर लेंगे। अब तो टेलीग्राम पर मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देना शुरू कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप केवल यहीं पर खड़े रहो और नोटिफ़िकेशन का वेट करते रहो, पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है? ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी, रेस्ट इट इज़ योर डिसीजन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।